नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी सवाल पर बात करेंगे जो अ, शायद सुनने में थोड़ा अलग लगे लेकिन है बहुत प्रैक्टिकल। कई परिवारों से जुड़ा हो सकता है। हम सब यही जानते हैं या मानते हैं कि पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होती है ना? हाँ, आमतौर पे तो यही समझा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर पति खुद मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो, उम्र ज्यादा हो, नौकरी ना हो और पत्नी गुजारा भत्ता बढ़वाना चाहे, तो क्या ऐसी हालत में उनका कमाऊ बालिग बेटा, जो उसी माँ का सगा बेटा है, क्या वो कानूनी तौर पर इस जिम्मेदारी में हिस्सेदार बन सकता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम और पेचीदा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हमें मिला अधिवक्ता मनीष कुमार शुक्ला के एक लेख में। वो फैमिली और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए आज इसी लेख के सहारे समझते हैं कि हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है और अदालतों का क्या नजरिया रहा है इस पर। तो शुरू कहाँ से करें? क्या कोई स्पेसिफिक कानून है जो इस सिचुएशन को डील करता है, मतलब जहां पति नहीं बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए हमें देखना होगा दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, उसकी धारा 125 और खास तौर पर उसका सबसेक्शन 1 क्लॉज D। ये धारा ही इस पूरे मामले की कानूनी बुनियाद है, आप कह सकती हैं। धारा 125। अच्छा, लेकिन वो तो ज्यादातर पत्नी के मेंटेनेंस से जुड़ी मानी जाती है ना? इसमें माता पिता का जिक्र कैसे फिट होता है? हाँ, आपने सही पॉइंट उठाया। धारा 125 का स्कोप सिर्फ पति पत्नी तक ही नहीं है। उसका ये जो क्लॉज D है ना, 125(1)D, वो साफ कहता है अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त साधन है, मतलब कमाने लायक है, और वो अपने पिता या माता का, जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते, असमर्थ हैं, उनका भरण पोषण करने में लापरवाही करता है या मना कर देता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वो अपने माता या पिता के लिए मासिक भत्ता दे। अच्छा, तो मतलब ये धारा सीधे सीधे बच्चों को, संतान को अपने असमर्थ माता पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार ठहराती है अगर वो कमा रहे हैं तो? बिल्कुल सीधी बात है। यहाँ संतान शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब बेटा हो या बेटी, दोनों। अगर माँ बाप अपना गुजारा नहीं कर पा रहे और बच्चे कमाने खाने लायक हैं, साधन है उनके पास, तो कानूनन उन पर जिम्मेदारी आती है। ये सिर्फ कोई नैतिक सलाह नहीं है, ये कानूनी ड्यूटी है। ये बात तो साफ हुई कि कानून बच्चों को जिम्मेदार मानता है। लेकिन अब इसको उस सिचुएशन से जोड़ते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, पति की असमर्थता वाली। क्योंकि देखिए पारंपरिक सोच तो यही है कि पत्नी का खर्चा पति ही उठाएगा। अब अगर पति सच में असमर्थ है, मान लीजिए नौकरी नहीं, बीमारी है या बुढ़ापा है, कमाई है ही नहीं, तो अदालत क्या करेगी? क्या वो फिर भी पति को ही फोर्स करेगी, ये जानते हुए भी कि वो दे ही नहीं सकता? यहीं पर देखिए कानून का वो प्रैक्टिकल चेहरा सामने आता है। कानून सिर्फ नियम कायदे नहीं देखता, वो जमीनी हकीकत भी देखता है। अदालत किसी से वो काम करने को नहीं कह सकती जो उसके बस का ही ना हो, असंभव हो। मतलब ये कि अगर पति की आमदनी बहुत कम है या है ही नहीं, तो वो बढ़ा हुआ गुजारा भत्ता देगा कहाँ से? अदालत ये तो नहीं कह सकती ना कि जाओ भीख मांगो या कहीं से उधार लो पर पत्नी को पैसे दो। नहीं, ये न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब बैलेंस बनाना भी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत पुराना स्थापित कानूनी सिद्धांत है जो काम आता है। उसे कहते हैं नीमो टेनिट्योर एड इम्पॉसिबिलिया। नीमो क्या? फिर से बोलिए। नीमो टेनिट्योर एड इम्पॉसिबिलिया लैटिन है। अच्छा, मतलब क्या है इसका? आसान भाषा में किसी को भी असंभव काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून अव्यावहारिक नहीं हो सकता। अदालत पति की असली आर्थिक हालत देखेगी, उसकी कमाई की क्षमता, उसके और खर्चे, देनदारियां, सब कुछ ध्यान में रखती है। यानी कानून सख्त तो है पर साथ में मानवीय भी है, वो हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये साबित करना कि पति सच में असमर्थ है, ये आसान होता होगा क्या? कोर्ट कैसे मानती है कि कोई सच में मजबूर है या बहाना बना रहा है? देखिए, ये साबित करना तो पति की ही जिम्मेदारी है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, उसे सबूत देने पड़ते हैं, जैसे इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, अगर बीमार है तो मेडिकल रिपोर्ट, नौकरी गई है तो उसका प्रूफ। कोर्ट इन सब सबूतों को देखती है, जांचती है, फिर तय करती है कि असमर्थता असली है या नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस समझ आया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे पर, खासकर बच्चों की जिम्मेदारी वाले एंगल पर,
कोई फैसला दिया है जिससे स्थिति और साफ हो? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कई बार अपनी राय दी है और महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जिन्होंने धारा 125 1D को और मजबूत किया है। अधिवक्ता शुक्ला के लेख में 2 खास केसों का जिक्र है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठते हैं। कौन से? पहला केस है विजय मनोहर आरबथ बनाम काशीराव राजाराम सवाई। ये 1987 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि अपने असमर्थ माता पिता का भरण पोषण करना सिर्फ बेटों का ही नहीं, बेटियों का भी बराबर का कानूनी कर्तव्य है। अच्छा, बेटियों का भी? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये लैंगिक समानता के लिहाज से भी बड़ा कदम था, जिम्मेदारी बराबर की। और दूसरा केस कौन सा था? दूसरा अहम मामला है कीर्तिकांत डी वडोदरिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1996 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 1D के तहत संतान के दायित्व को और कंफर्म किया। कोर्ट ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि माता-पिता अपना भरण पोषण नहीं कर सकते और उनकी संतान, बेटा या बेटी कमा रही है, सक्षम है, तो कोर्ट उस संतान को ऑर्डर दे सकती है कि वो अपने माँ-बाप को मेंटेनेंस दे। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ये फैसले असल में सीआरपीसी की धारा 125 1D को ही लागू करने का तरीका बता रहे हैं। मतलब ये कोई नया कानून नहीं बना रहे, बल्कि मौजूदा कानून को असल जिंदगी के मामलों में कैसे इस्तेमाल करना है ये समझा रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए। जोर देते हैं कि माँ बाप की देखभाल सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी या सामाजिक उम्मीद नहीं है, ये सक्षम संतान का एक कानूनी दायित्व है जिसे अदालत लागू करवा सकती है अगर जरूरत पड़े तो। ये दिखाता है कि कानून परिवारों की बदलती जरूरतों और सच्चाइयों को पहचानता है। चलिए, इस पूरी कानूनी और सैद्धांतिक बात को एक ठोस उदाहरण से समझते हैं ताकि सुनने वालों को एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक पिता है, रमेश। वो अपनी पत्नी सीमा को कोर्ट के ऑर्डर पर हर महीने 4000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा है। कुछ साल बाद सीमा कोर्ट जाती है, कहती है महंगाई बढ़ गई, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, खर्चे बढ़ गए हैं, मुझे अब 8000 रुपए महीना चाहिए। लेकिन इस बीच रमेश की नौकरी चली गई, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, वो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। दूसरी तरफ उनका एक बेटा है अजय, 25 साल का, अच्छी एमएनसी में जॉब करता है, बढ़िया कमाता है। अब इस सिचुएशन में रमेश क्या करे? हाँ, ये बहुत ही रियल लगने वाला उदाहरण है और ऐसी स्थितियां कोर्ट में आती हैं अक्सर। तो इस सिचुएशन में रमेश के पास एक कानूनी रास्ता है, जैसा कि अधिवक्ता शुक्ला के लेख में भी बताया गया है। रमेश क्या कर सकता है? वो कोर्ट में सीमा की अर्जी के जवाब में अपनी मौजूदा आर्थिक तंगी के सबूत पेश करे, जैसे नौकरी जाने का लेटर, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, और साथ ही वो सीआरपीसी की धारा 125 1D का हवाला देते हुए एक अलग से एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र दे सकता है। अच्छा, उस प्रार्थना पत्र में क्या कहेगा वो? उसमें वो कह सकता है कि हुजूर, मैं अपनी पत्नी के प्रति अपना दायित्व समझता हूँ, लेकिन मेरी आज की हालत मुझे 4000 रुपये से ज़्यादा देने की इजाज़त नहीं देती। लेकिन हमारा बेटा अजय, जो अब माशाल्लाह अच्छा कमा रहा है, आर्थिक रूप से सक्षम है, वो अपनी माँ यानी सीमा की बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि सीमा के बढ़े हुए भरण पोषण की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा या शायद पूरी बढ़ी हुई रकम हमारे सक्षम बेटे अजय पर डाली जाए, ताकि मेरी पत्नी की ज़रूरतें भी पूरी हों और मुझ पर असंभव बोझ भी न पड़े। और क्या कोर्ट इस तरह की दलील को मानेगी? ये एक कानूनी तौर पर कितना वजनदार तर्क है। कहीं कोर्ट ये तो नहीं कहेगी कि भाई बेटे की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है। नहीं, ये बिल्कुल वैध और कानूनी रूप से मजबूत तर्क है। जैसा हमने बात की ना, सीआरपीसी की धारा 125 1D सीधे तौर पर सक्षम संतान को जिम्मेदार बनाती है असमर्थ माता पिता के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के वो जो फैसले हमने डिस्कस किए, विजय मनोहर अरबत और कीर्तिकांत डी वडोदरिया, वो भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। कोर्ट इस मामले में रमेश की असमर्थता को देखेगी और अजय की सक्षमता को भी। कोर्ट ये आकलन करेगी कि क्या अजय के पास इतने साधन हैं कि वो अपनी माँ के भरण पोषण में योगदान कर सके। अगर जवाब हाँ है, तो कोर्ट अजय को निर्देश दे सकती है कि वो अपनी माँ को एक तय रकम हर महीने दे। ये पति की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता, ध्यान दीजिए, बल्कि उसे व्यवहारिक बनाता है और जिम्मेदारी को परिवार के ही दूसरे सक्षम सदस्य के साथ शेयर करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। इससे बेटे पर, मतलब अजय पर, दोहरा बोझ नहीं पड़ेगा? मान लीजिए वो शादीशुदा है, उसके अपने बच्चे हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं।
क्या लेख में इस बारे में कुछ है कि बेटे की अपनी जिम्मेदारियों को कैसे बैलेंस किया जाएगा? देखिए, लेख सीधे तौर पर इस दोहरे बोझ की कैलकुलेशन कैसे होगी, इस पर डिटेल में नहीं जाता, लेकिन कानूनी सिद्धांत साफ है। जब कोर्ट बेटे की सक्षमता देखती है ना, तो वो सिर्फ उसकी सैलरी नहीं देखती, वो उसकी अपनी वाजिब जिम्मेदारियां भी देखती है। पत्नी, बच्चे, कोई लोन, दूसरे खर्चे, सब कुछ। पर्याप्त साधन होने का मतलब ये नहीं कि अपनी सारी कमाई माँ बाप को दे दो। मतलब ये है कि अपनी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी अगर बेटे के पास इतनी क्षमता बचती है कि वो माँ बाप की मदद कर सके, तो उसे करनी चाहिए। कोर्ट हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है, ताकि बेटा अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को अनदेखा किए बिना माँ बाप के प्रति अपनी कानूनी ड्यूटी भी निभा सके। तो ये बोझ दोहरा लग सकता है, पर कानून इसे क्षमता के अनुपात में ही रखने की कोशिश करता है। ये संतुलन वाली बात जरूरी है। तो ये सिर्फ एक क्या कहें, एक कानूनी नियम भर नहीं है, इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और नैतिक आधार भी जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। भरण पोषण का मामला सिर्फ कानून की किताबों और कोर्ट के फैसलों का नहीं है, ये हमारे समाज के, हमारी नैतिकता के ताने बाने से जुड़ा है। परिवार का मतलब ही क्या है? एक दूसरे का सहारा बनना, खासकर मुश्किल वक्त में माता पिता की देखभाल करना जब वो बूढ़े हों, असमर्थ हों। ये तो हमारी संस्कृति और नैतिकता का हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है। कानून तो बस इस नैतिक जिम्मेदारी को एक फ्रेमवर्क देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे लागू किया जा सके, खासकर तब जब कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहे। लेकिन असल में ये तो पूरे परिवार की, सभी सक्षम सदस्यों की एक मिली-जुली, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये दिखाता है कि कानून भी समाज की नैतिक उम्मीदों को मानता है। ठीक है, तो हमने कानून देखा, कोर्ट का नजरिया समझा और नैतिक पहलू पर भी बात की। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? मेन पॉइंट्स क्या होंगे? निचोड़ ये है कि पत्नी के भरण पोषण का कानून उतना भी रिजिड या एक तरफा नहीं है जितना हम आमतौर पर सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल है, परिस्थितियों के हिसाब से ढलता है। सबसे खास बातें ये हैं, पहला, पति की वास्तविक असमर्थता। अगर पति सच में आर्थिक या शारीरिक रूप से लाचार है, तो कानून उस पर नामुमकिन बोझ नहीं डालता, वो नीमो टेनिटर वाला सिद्धांत। हाँ। दूसरा, संतान का कानूनी दायित्व। सीआरपीसी की धारा 125(1)(4 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले साफ करते हैं कि कमाने वाले बालिग बच्चे, बेटा हो या बेटी, की ये कानूनी ड्यूटी है कि वो अपने असमर्थ माँ बाप का खर्चा उठाएं। ठीक है। तीसरा, जिम्मेदारी का हस्तांतरण या साझाकरण। अगर पति असमर्थ है और बेटा बेटी सक्षम है, तो पति कोर्ट से कह सकता है कि पत्नी, जो बच्चों की माँ है, के भरण पोषण का भार बच्चों पर डाला जाए। और चौथा, न्यायिक संतुलन। कोर्ट सभी की स्थिति देखेगी, पति की मजबूरी, पत्नी की जरूरत, बच्चों की कमाई और उनके अपने खर्चे, और फिर एक बैलेंस बनाकर न्याय संगत फैसला देने की कोशिश करेगी। संक्षेप में कहें तो कानून ये पक्का करता है कि जरूरत के समय परिवार के भीतर जो कमाने लायक सदस्य हैं, वो अपने असमर्थ सदस्यों का सहारा बने, चाहे वो पति हो या संतान। और अगर कोई पति सचमुच ऐसी हालत में है, जैसा हमने रमेश के उदाहरण में देखा, तो उसे प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अधिवक्ता शुक्ला का लेख इस पर क्या ठोस सलाह देता है? हाँ, लेख में इस पर सलाह दी गई है। ऐसे पति को निराश होने की जरूरत नहीं है। उसे चुपचाप असंभव बोझ उठाने की भी जरूरत नहीं। उसे एक्टिव होकर कानूनी कदम उठाने चाहिए। सलाह ये है कि पहला, उसे कोर्ट में एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी चाहिए, उसी कोर्ट में जहां मेंटेनेंस का केस चल रहा है, सीआरपीसी की धारा 125(1)(d) के तहत। दूसरा, उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिखना चाहिए कि वो क्यों असमर्थ है और उसके सबूत भी लगाने चाहिए। साथ ही अपने बालिग और कमाने वाले बेटे या बेटी की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उसे संतान को अपनी मां के भरण पोषण में योगदान करने का आदेश दिया जाए। और सबूत भी देने होंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट यही है, अपनी असमर्थता के और संतान की सक्षमता के दोनों के बारे में जितने हो सके उतने डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश करने चाहिए। ये एक तय कानूनी प्रक्रिया है और इस रास्ते पर चलकर पति अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकता है और राहत पाने की कोशिश कर सकता है। हमारा समाज बदल रहा है, परिवार की संरचनाएं बदल रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही हैं, आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा है।
तो क्या हमें पारिवारिक जिम्मेदारी के पूरे कॉन्सेप्ट पर ही फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, खासकर जब बात बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल और उनके भरण पोषण की आती है? क्या ये बोझ सिर्फ एक इंसान पर होना चाहिए, या इसे परिवार की, समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी की तरह देखने की जरूरत है? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।